क्लास 11 चैप्टर 3 तीन महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। हमने इस चैप्टर में एक रोम साम्राज्य के बारे में अध्ययन किया, साम्राज्य का आरंभिक काल पढ़ा, साथ ही साथ आर्थिक स्थिति के बारे में हम लोग अभी अध्ययन करेंगे। साम्राज्य में बंदरगाहों और खानों यानी खानों, खदानों और ईंट भट्ठों, जैतून के तेल की फैक्ट्रियां आदि संख्या काफ़ी अधिक थी। किसी भी साम्राज्य के उसकी मजबूती की पहचान उसके मजबूत आर्थिक स्थिति से पता चलता है। जो साम्राज्य आर्थिक स्थिति में जितना अधिक संपन्न रहेगा, मतलब पैसे कौड़े, धन दौलत, ठीक है, इसमें जो संपन्न रहेगा, जिसके पास खाद्यान्न को उत्पादन करने के लिए अत्यधिक उर्वरा युक्त भूमि होगी, वह राज्य उतना ही अधिक संपन्न कहलाएगा। जिनसे उनका आर्थिक आधारभूत ढांचा काफी मजबूत था। यहाँ पर गेहूं और अंगूरी शराब तथा जैतून के तेल मुख्य व्यापारिक मदें थीं। यानी व्यापारिक की जाने वाली वस्तुओं में कौन कौन सा था? तो गेहूं और अंगूरी शराब था, जैतून का तेल था, जिसका लोग अधिक मात्रा में सेवन करते थे और उपयोग करते थे। और ये मुख्यतः स्पेन, गैलिक प्रांतों, उत्तरी अफ्रीका, मिस्र और अपेक्षाकृत कम मात्रा में इटली से आती थी, जहां इन फसलों के लिए सर्वोत्तम स्थितियां उपलब्ध थी। शराब, जैतून का तेल और अन्य प्रकार के तरल पदार्थों की ढुलाई कैसे किया जाता रहा होगा? जरा सोचिए। जब तेल को लाना हो, शराब को लाना हो, तो इसके लिए हमें मटका चाहिए, कंटेनर चाहिए। आज उसको हम लोग डब्बा बोलते हैं, बड़े बड़े डब्बे बोलते हैं। तो उस वक्त जो ऐसे मटके थे या कंटेनर थे, उसे हम एम्फोरा कहते थे और एम्फोरा के नाम से जानते हैं। इन मटकों के टूटे हुए टुकड़े बड़ी संख्या में अभी भी मौजूद हैं। तो यह बिल्कुल ही उल्लेखनीय है, जानकारी की योग्य है कि रोम में मोंटी टेस्टेक्यो स्थल पर पैसे 5 करोड़ से अधिक मटकों के अवशेष पाए गए हैं। एक दो नहीं, बल्कि 5 करोड़। जरा सोचिए कि पुरातत्वविद इन टुकड़ों को ठीक से जोड़कर इन कंटेनरों को फिर से सही रूप देने और यह पता लगाने में सफल हुए हैं कि उनमें क्या क्या ले जाया जाता था। इसके अलावा प्राप्त वस्तुओं की मिट्टी का जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उपलब्ध चिकनी मिट्टी थे, उसके नमूने के साथ उसका मिलान किया गया और आर्कियोलॉजिस्ट हमें उस निर्माण स्थल के बारे में जानकारी देने में सफल हुए। इस प्रकार अब हम कुछ विश्वासों के साथ एक उदाहरण के रूप में कह सकते हैं कि स्पेन में जैतून का तेल निकालने का यह जो व्यवसाय था, यह जो कारोबारी था, 160 ईस्वी के वर्षों में अपने चरम उत्कर्ष पर था। यानी बिल्कुल ही उस वक्त उनका बहुत ही मजबूत स्थिति में वे उद्यम चला रहे थे। ठीक है। उन दिनों स्पेन में उत्पादित जैतून का तेल मुख्य रूप से ऐसे कंटेनरों में ले जाया जाता था जिन्हें ड्रेसल 20 कहते थे। इसका यह नाम हेनरिक ड्रेसल नामक एक आर्कियोलॉजिस्ट के नाम पर आधारित है, जिसने इस किस्म के कंटेनरों को एक रूप में सुनिश्चित किया था। तो ड्रेसल 20 नामक कंटेनरों के अवशेष मतलब टुकड़ा, भौतिक अवशेष की प्राप्ति करना भूमध्य सागरीय क्षेत्र में अनेक जगहों पर जहां जो खोदा गया वहां से प्राप्त किया गया, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि स्पेन के जैतून के तेल का व्यापक प्रसार था, यानी बहुत डिमांड था। और इस प्रकार एम्फोरा पात्रों के अवशेषों और उनके मिलने वाले स्थानों के आधार पर आर्कियोलॉजिस्ट हमें यह बता सका कि स्पेन के जैतून के तेल उत्पादक अपने इटालवी प्रतिद्वंदियों से तेल का बाजार छीनने में सफल हो गए। कौन? स्पेन अब यहाँ प्रतिद्वंदी था। तो ऐसा तभी संभव हुआ होगा जब स्पेन के उत्पादकों ने अपेक्षाकृत कम कीमतों पर बेहतर गुणवत्ता वाला तेल बेचा होगा।
हम यूँ दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकते हैं कि भिन्न भिन्न या अलग अलग प्रकार के प्रदेशों के जमींदार एवं उत्पादक अलग अलग वस्तुओं का बाजार हथियाने के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं कि कौन कितनी अच्छी वस्तुओं को कम दाम पर दे सकता है। ठीक है, प्रतिस्पर्धा इस क्रम में होता है। तो बाद में उत्तरी अफ्रीका के उत्पादकों ने स्पेन के जैतून के तेल के उत्पादकों जैसा महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया और तीसरी तथा चौथी शताब्दियों के अधिकांश भाग में इनका उस क्षेत्र में बोलबाला रहा। फिर 425 ईस्वी के बाद पूर्व ने उत्तरी अफ्रीका के प्रभुत्व को तोड़ दिया। तो परवर्ती 5वीं शताब्दी और 6ठी शताब्दी में एगियन, दक्षिणी एशिया माइनर, तुर्की और सीरिया और फिलिस्तीनी व्यापारी अंगूरी शराब और जैतून तेल के प्रमुख निर्यातक बन गए, जबकि भूमध्य सागर के बाजारों में अफ्रीका से आने वाले कंटेनर से अचानक कमी हो गई। और इन प्रमुख गतिविधियों के साथ साथ अलग अलग प्रदेशों की समृद्धि उनकी वस्तुओं की गुणवत्ता और उनके उत्पादन और परिवहन की क्षमता के अनुसार अधिक लागत या फिर कम होती गई। ये बिल्कुल ही वैरी करता था, समझिए इस बात को, ये वैरी करता था। फ्रांस के दक्षिणी तट के पास पोत भंग, पहली शताब्दी ईस्वी की बात है। ये एम्फोरा इटालवी हैं जिन पर फोंडी झील के निकट के उत्पादक की मुहर लगी हुई है। तो साम्राज्य के अंतर्गत ऐसे बहुत से क्षेत्र आते थे जो बहुत ही असाधारण उर्वरता के कारण प्रसिद्ध थे वहाँ की जमीन, जैसे इटली में कैंपेनिया, सिसिली, मिस्र में फैयूम, गैलीली, बाइजेकियम जो ट्यूनिसिया में पड़ता है, और दक्षिणी गौल जिसे गैलिया नॉर्वे नॉसिस कहते थे, तथा बायटिका दक्षिणी स्पेन में है। एस्ट्रेबो तथा पिल्नी जैसे लेखकों के अनुसार ये सभी प्रदेश साम्राज्य के घनी आबादी वाले और सबसे घनी प्लस सबसे धनी भागों में से था। सबसे बढ़िया किस्म की अंगूरी शराब कैंपेनिया से आती थी, आज भी कैंपेन कहते थे। सिसिली और बाइजेकियम रोम को भारी मात्रा में गेहूं का निर्यात करते थे। गैलीली में गहन खेती की जाती थी। इतिहासकार जोसेफियस ने लिखा है कि प्रदेशवासियों ने जमीन के 1 इंच के टुकड़े पर खेती कर रखी है। और स्पेन का जैतून का तेल स्पेन के दक्षिण में गुआडलक्विर नदी के किनारों के साथ साथ बसी अनेक जमींदारियों से आता था, फंडी से। तो दूसरी ओर रोम क्षेत्र के अनेक बड़े बड़े हिस्से बहुत कम उन्नत अवस्था में थे। अब स्पेन और रोम के बीच में टक्कर चल रही है, प्रतिस्पर्धा चल रही है। अब रोम उजड़ने के कगार पर हो रहा है, स्पेन बनने के कगार पर हो रहा है और इनको टक्कर दे रहा है। तो उदाहरण के लिए देखिए, नुमिडिया जो आधुनिक अल्जीरिया में पड़ता है के देहाती क्षेत्रों में ऋतु प्रवास, ठीक है, व्यापक पैमाने पर होता था। तो वे चाहे चरवाहा हो या अर्ध आयावर हो, अपने साथ ओवन आकार की झोपड़ियां जिन्हें मैपालिया कहते थे उठाए इधर उधर घूमते फिरते रहते थे। लेकिन जब उत्तरी अफ्रीका में रोमन जागीरों का विस्तार हुआ तो वहां चारागाहों की संख्या में भारी कमी आई और खानाबदोश चारागाहों की आवाजाही पहले से कंट्रोल हो गया। तो स्पेन में भी उत्तरी क्षेत्र बहुत कम विकसित था और इसमें अधिकतर कैल्टिक भाषी किसानों की आबादी थी जो पहाड़ियों की चोटी पर बसे गांवों में रहते थे। इन गांवों को कैस्टेला कहा जाता था और इनकी भाषा कैल्टिक भाषा। जब हम रोम साम्राज्य के बारे में सोचने समझने का प्रयास करें तो हमें इन असमानताओं को, इन भेदभाव को कभी नहीं भूलना चाहिए। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हम यह ना मान बैठें कि यह एक प्राचीन दुनिया थी, इसलिए उस समय के लोगों का जो सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन वह आदिम रूप से और पिछड़ा हुआ था। लेकिन स्थिति इसके कुछ विपरीत थी। चूंकि भूमध्य सागर के आसपास पानी की शक्ति का तरह तरह से इस्तेमाल किया जाता था और इस काल में जल शक्ति से मिले चलने की प्रौद्योगिकी जो टेक्निक है में खासी प्रगति हुई। इवन स्पेन की सोने और चांदी की खानों में जल शक्ति से खुदाई की जाती थी। आप समझिए, स्पेन की सोना और चांदी की खानों में जल शक्ति से खुदाई की जाती थी और पहली तथा दूसरी शताब्दियों में
बड़े भारी औद्योगिक पैमानों पर इन खानों से खनिज निकाला जाने लगा था। उस समय उत्पादकता का स्तर इतना ऊंचा था, ठीक है, कि 19वीं शताब्दी तक यानी लगभग 1700 वर्ष बाद भी ऐसे उत्पादन के स्तर देखने को नहीं मिलते। उस समय सुगठित वाणिज्यिक और बैंकिंग व्यवस्था थी और धन का व्यापक रूप से प्रयोग होता था। इन सभी बातों से यह संकेत मिलता है कि हमें रोम की एक उन्नत और समुन्नत अर्थव्यवस्था को कम आंकने की प्रवृत्ति कितनी अधिक है, अब दास प्रथा और श्रम संबंधी मुद्दों पर विचार कर लेना प्रासंगिक होगा। श्रमिकों पर नियंत्रण। तो भूमध्य सागर और निकटवर्ती पूर्व, जिसे हम पश्चिम एशिया के नाम से जानते हैं, ठीक है, दोनों ही क्षेत्रों में दासता की जड़ें बहुत गहरी थी और चौथी शताब्दी में ईसाई धर्म ने राज्य धर्म बनने के बाद से ही इस गुलामी प्रथा को कोई गंभीर चुनौती नहीं दिया था। हालांकि इसका अर्थ यह नहीं है कि रोम की अर्थव्यवस्था में अधिकांश श्रम जो मजदूर है या फिर दासों द्वारा ही करवाया जाता था। फिर भी यह बात गणतंत्रीय काल में इटली के मामले में सही हो सकती है कि जहां अगस्टस के शासनकाल में इटली की कुल 75 लाख की आबादी में 30 लाख दास थे, किंतु सारे साम्राज्य में ऐसी स्थिति नहीं थी। उन दिनों दासों को पूंजी निवेश की दृष्टि से देखा जाता था, यानी दास को खरीदना, बेचना, काम करवाना, ये सब चीजें दासों से ही करवाए जाते थे, ठीक है, और इन्हें स्वास्थ्य के आधार पर बहुत ज्यादा ही नुकसान होता था। मसलन मलेरिया जैसी बीमारी अगर हो गई तो उनके उपचार की समुचित व्यवस्था नहीं की जाती थी। जबकि एक और उच्च वर्ग के लोग दासों के लिए प्रायः क्रूरतापूर्ण व्यवहार करते थे और वहीं दूसरी ओर साधारण लोग उनके प्रति कहीं अधिक सहानुभूति रखते थे। इसका मतलब है कि एक तरफ जो अमीर वर्ग थे, सम्भ्रांत वर्ग थे, वे लोग क्रूर व्यवहार करते थे, जो जमींदार थे सामंतवाद थे, लेकिन जो सामान्य लोग थे वे इनके साथ सहानुभूति रखते थे। दासों के प्रति व्यवहार। कुछ ही समय बाद शहर के शासक ल्यूसियस पेडेनियस सेकेंडस का उसके एक दास ने कत्ल कर दिया, ठीक है, शासक का। कत्ल के पश्चात पुराने रिवाज के अनुसार यह आवश्यक था कि एक ही छत के नीचे रहने वाले प्रत्येक दास को फांसी दे दी जाए। कितनी कठोर सजा है कि जिस दास ने कत्ल किया है और वहां पर जितने दास एक छत के नीचे रह रहे हैं सबको फांसी की सजा दे दी जाए। परंतु बहुत से निर्दोष लोगों को बचाने के लिए भीड़ एकत्रित हो गई। यानी किसकी भीड़? सामान्य लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और क्या हुआ? दंगे शुरू हो गए। सेनेट भवन को घेर लिया गया। हालांकि सेनेट भवन में अत्यधिक कठोरता का विरोध किया जा रहा था, परंतु अधिकांश सदस्यों ने वहां के जो अधिकांश सदस्य थे उन्होंने परिवर्तन किए जाने का विरोध किया। जो सेनेटर फांसी देने के पक्ष में थे उनकी बात मानी गई, परंतु पत्थर और जलती हुई मसालें लिए भारी भीड़ ने इस आदेश को कार्यान्वित करने से रोक दिया। नीरो ने अभिलेख द्वारा इन लोगों को फटकार लगाई। ये वही नीरो है, ध्यान देंगे, मैं बताऊंगा इसके बारे में। उन सारे मार्गों पर सेना लगा दी गई जहां सैनिकों के साथ दोषियों को फांसी पर चढ़ाने के लिए ले जाया जा रहा था। दरअसल भारत के साथ व्यापारिक संबंध रोम के भी चलते थे, ठीक है। ये जो पीरियड है 79 ईस्वी का पीरियड है और यहाँ हुआ कि भारतीय मसाले आइटम का, भारतीय कपड़े का, ये मलमल कपड़े कॉटन वाले काफ़ी मात्रा में डिमांड था। तो रोम का शासक नीरू चैन की बंसी बजाता रहा और सारा रोम कंगाल होता रहा। इसके यही एक प्रचलित कहावत है। यदि यहाँ से जितने सोने और चांदी थे वो हमारा दक्षिण भारत में जा रहा था। जब पहली शताब्दी में शांति स्थापित होने के साथ लड़ाई झगड़े कम हो गए, साथ ही दासों की आपूर्ति भी कम आने लगी। दास श्रम का प्रयोग करने वालों को दास प्रजनन अथवा वेतनभोगी मजदूरों जैसे विकल्प का सहारा लेना पड़ा। यानी अब दास को खरीदना एक महंगा सौदा है, ठीक है, बेचना भी अच्छा नहीं है। अब ये विद्रोह कर डालते हैं, साधारण लोग भी विद्रोह कर रहे हैं। तो बेहतर है कि अब आमतौर पर जो दास यहाँ पर शादीशुदा है अब उनको ही इस प्रथा में लगा डाला जाए और उनको एक वंशानुगत तरीके से काम करवाया जाए। और साथ ही साथ वेतनभोगी मजदूर उसको सस्ते मिलते थे,
तो उन्हें आसानी से छोड़ा और रखा जा सकता था। वास्तव में रोम में सरकारी निर्माण कार्यों पर और स्पष्ट रूप से मुक्त श्रमिकों का व्यापक रूप से प्रयोग किया गया, क्योंकि दास श्रम का बहुत अधिक प्रयोग बहुत महंगा पड़ता था। क्योंकि भाड़े के मजदूरों के विपरीत गुलाम श्रमिकों को वर्ष भर रखना है, भोजन देना है, उसके खर्चे उठाने हैं, ठीक है। तो इस कारण से उसके लागत बढ़ जाते थे। और बाद की अवधि में जब कृषि क्षेत्र में अधिक संख्या में गुलाम मजदूर नहीं रहे, तो कम से कम पूर्वी प्रदेशों में तो ऐसा ही हुआ। और इस तरह से इन दासों और मुक्त व्यक्तियों, अर्थात ऐसे दास जिन्हें मालिकों ने मुक्त कर दिया था, वे व्यापार मैनेजमेंट के रूप में अपना व्यापक रूप से नियुक्त किए जाने लगे। अब उनको एक व्यापारिक अधिकारी बना दिया। मालिक अक्सर अपने गुलामों अथवा मुक्त हुए गुलामों को अपनी ओर से व्यापार चलाने के लिए पूंजी और यहां तक कि पूरा कारोबार सौंप देते थे। रोमन कृषि विषयक लेखकों ने श्रम प्रबंधन की ओर ध्यान दिया, मतलब मैनेजमेंट की ओर। लेबर श्रम। दक्षिणी स्पेन से आए और पहली शताब्दी के लेखक कोलुमेला ने सिफारिश की थी कि जमींदारों को अपनी जरूरत से दोगुनी संख्या में उपकरण और औजारों को सुरक्षित भंडार रखना चाहिए, ताकि उत्पादन लगातार होता रहे। क्योंकि दास श्रम जो है, दास संबंधी श्रम उस समय की हानि ऐसी मदों की लागत से बैठाती है। यहाँ पर दरअसल ऐसा है कि दासों का एक संगठन बनाया गया, ठीक है, और उसमें श्रम प्रबंधन के तहत जोड़ दिया गया। उसका रजिस्ट्रेशन किया जाने लगा कि कौन से कितने दास हैं, किनको किस तरह से मुक्त किया गया। इस प्रकार से श्रमिकों के लिए भी, जो आम श्रमिक थे, साधारण लोग थे, उनका भी हिसाब किताब रखा जाने लगा। कामगारों की स्थितियों को भी बांटा जाने लगा और उनके समूह को यह भी बतलाना आसान हो गया कि वे कौन कौन से काम कर रहे हैं और कितने कर्मचारी हैं। तो इससे पता चलता है कि उन दिनों श्रम प्रबंधन पर बहुत विस्तार से चर्चा किया गया। वरिष्ठ प्लिनी, एक प्रसिद्ध प्रकृति विज्ञान के लेखक, ने दास समूहों के प्रयोग की यह कहकर निंदा की कि यह उत्पादन आयोजित करने का सबसे खराब तरीका है, क्योंकि इस प्रकार अलग अलग समूह में काम करने वाले दासों को आमतौर पर पैरों में जंजीर डालकर एक साथ रखा जाता था। हमारे यहाँ दास की परिभाषा अलग है, वहाँ दास की परिभाषा अलग है। दासों को बांधकर ले जाने के लिए उनके कंधों को लकड़ी से बांध दिया जाता था, फिर अगले दास को उसके कंधों से जोड़ दिया जाता था, और अगर नहीं तो पैरों में जंजीरों बांध दिए जाते थे। 10 दास को ले जाना है तो 10 को एक साथ बांध दो, ताकि कहीं भी एक दूसरे से भाग नहीं पाए। तो इस तरह के जो क्रूर और अमानवीय प्रथा थी, ठीक है, इसका काफी आलोचना किया गया। फिर इसी तरह से देखेंगे कि वरिष्ठ प्लिनी ने सिकंदरिया की फ्रैंकिसिस यानी सुगंधित रॉल की फैक्ट्रियों के हालात का वर्णन किया है और कहता है कि उनके अनुसार कितना ही कड़ा निरीक्षण रखो, ठीक है, पर्याप्त प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि कामगारों के ऐसे प्राणों पर एक सील लगा दी थी। प्राणों पर मतलब माथे पर एक गहरी जाली वाला मास्क या नेट पहनना पड़ता है और उन्हें फैक्ट्री से बाहर जाने के लिए अपने सभी कपड़े उतारने पड़ते हैं। सोचिए किस तरह से उनका श्रम, उस श्रम का शोषण होता होगा, बताइए। साथ ही साथ इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि वे इसलिए गांव छोड़कर जा रहे थे, जो सामान्य श्रमिक थे, ताकि उन्हें खेती के काम में न लगना पड़े, और संभवतः वे शहर की तरफ आना चाह रहे थे। वे एक आराम पसंद जिंदगी जीना चाह रहे थे, सामान्य श्रमिक, और फैक्ट्रियों और कारखानों पर लागू होते थे, क्योंकि 398 के एक कानून में यह कहा गया है कि कामगारों को दागा जाता था। यदि वे भागने और छिपने का प्रयत्न करें तो उन्हें पहचान में आ जाए, ठीक है, कि मैंने ही उसको दागा है। अब कई निजी मालिक इस तरह के कामगारों के साथ एक ऋण कॉन्ट्रैक्ट के रूप में करार लेते थे, ताकि वे यह दावा कर सके कि उनके कर्मचारी कर्जदार हैं। तो इसलिए वे तरह तरह के तरीके को अपनाकर अपने कर्मचारी, अपने मजदूरों पर कड़ा नियंत्रण रखते थे। और इसी क्रम में हमें पता चलता है कि हजारों श्रमिक गुलामी में काम करने के लिए आत्मसमर्पण करते हैं, हालांकि वे मुक्त हैं।
दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो बहुत से गरीब परिवारों ने तो जीवित रहने के लिए ही ये कर्ज के बोझ से दबे तले ही उन्होंने काम को करना स्वीकार कर लिया था। ठीक है। और हाल ही में खोजे गए ऑगस्टिन के पत्रों में से एक पत्र से हमें जानकारी मिलती है कि कभी कभी माता पिता अपने बच्चों को 25 वर्ष के लिए बेचकर बंधुआ मजदूर बना देते थे। ऑगस्टिन ने एक बार अपने वकील मित्र से पूछा, एक वकील मित्र से, कि पिता की मृत्यु हो जाने पर क्या इन बच्चों को आजाद किया जा सकता था? तो ग्रामीण ऋणग्रस्तता और भी अधिक व्यापक थी। कर्जदारी इतना अधिक था कि मत पूछो। 66 ईस्वी के जबरदस्त यहूदी विद्रोह में क्रांतिकारियों ने जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए साहूकारों के ऋण पत्र यानी बॉन्ड को नष्ट कर दिया। समाज में सबसे अधिक शोषणकारी जो रहा है अमीर वर्ग संभ्रांत वर्ग के बाद, वह है साहूकार और महाजन वर्ग रहा है। फिर भी हमें इस संबंध में सही स्थिति समझने के लिए एक पर्याप्त सावधानी बरतनी चाहिए और सीधे इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच जाना चाहिए कि अधिकतर श्रमिकों पर इस तरह से दबाव डाला गया होगा। चूंकि 5वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में सम्राट एनेस्टेसियस ने, ठीक है, ऊंची मजदूरियां देकर और समुच्चय पूर्वी क्षेत्र से श्रमिकों को एकदम आकर्षित करके, बड़ा ही उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करके 3 सप्ताह से भी कम समय में पूर्वी सीमांत क्षेत्र में दारा शहर का निर्माण कराया था। कुछ दस्तावेजों जैसे पैपायरस का बहुवचन है से हमें यह अनुमान भी लगा सकते हैं कि 6ठी शताब्दी तक भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, विशेषकर पूर्वी भाग में, वेतनभोगी श्रमिक कितने अधिक फैल गए थे। इस क्रियाकलाप में आप देखिए कि 3 ऐसे लेखकों का उल्लेख किया गया है जिनकी रचनाओं का प्रयोग यह बताने के लिए किया गया है कि रोम के लोग अपने कामगारों के साथ कैसा बर्ताव करते थे। क्या आप उनके नाम बता सकते हैं? और उस अनुभाग को स्वयं फिर से पढ़िए और उन 2 तरीकों का वर्णन कीजिए जिनकी सहायता से रोम के लोग अपने श्रमिकों पर नियंत्रण रखते थे।